हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम करें क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 5, इसका फोर्थ पार्ट। पिछले 3 पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको हर चीज लाइन बाय लाइन समझाई है। बहुत ही डिटेल में हमने किया है पिछले पार्ट्स। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो बी श्योर गो अहेड एंड चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बी श्योर शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी वीडियो देख सकें। और सब्सक्राइब माई चैनल, टर्न योर पोस्ट नोटिफिकेशन। विदाउट एनी फर्दर ado, let's move on straight into the video. हम यहाँ लेट अस लर्न टू मेजर वेट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। अब हम स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करना देखेंगे स्प्रिंग की मदद से। बट फर्स्ट लेट अस familiarize ourselves with spring balance the way we did with thermometer earlier in temperature and its measurement in curiosity grade 6। अब हम अपने आप को फेमिलराइज कराएंगे स्प्रिंग बैलेंस से, जैसे हमने थर्मामीटर से किया था इन ग्रेड 6 क्यूरियोसिटी में, जो हमने बुक पढ़ा था उसमें हमने देखा था। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे एक्टिविटी करते हैं। 5.10 लेट अस ऑब्जर्व। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर। देखते हैं 5.13 कितना मैक्सिमम वेट ये मेजर कर सकता है। इट कैन मेजर, लुक एट दिस, इट इज इन ग्राम्स, इट कैन मेजर अप टू 10 न्यूटन विच इज 100 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स इज 1 kg। तो ये 1 kg तक मेजर कर सकता है, 1000 ग्राम्स या फिर 10 न्यूटन तक। क्योंकि इसमें देखो रीडिंग्स दे रखी हैं, हमें 1000 ग्राम्स में दिया हुआ है, 1000 दिया है मैक्सिमम, तो मतलब ये 1 केजी तक रीडिंग्स जो है ये ले सकती है। मतलब 1 केजी तक ये वेट मेजर कर सकती है, 100 ग्राम्स या फिर 10 न्यूटन। आगे क्या दिया है। द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर इज 10 न्यूटन, दस द स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम ही 10 न्यूटन हमारा जो है ये वेट मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब है इसकी रेंज जो है वो 0 से 10 न्यूटन है। Let us now try to find the smallest value of weight that can be measured by the spring balance। अब हम देखेंगे smallest amount of weight कितना ये measure कर सकती है। देखो smallest amount हमारा measure कर सकती है 10 ग्राम से measure कर सकती है। देखो 10 ग्राम तो नहीं measure कर सकती क्योंकि 1 2 3 4 5 दिया है, मतलब 20 ग्राम्स का डिस्टेंस है इसमें, तो 20 ग्राम्स मिनिमम measure कर सकती है ये। Activity 5.11 let us calculate। Look at the spring balance shown in figure 5.13 and note down the following। हमें इस इमेज को देखना है और हमें नोट करना है how much is the weight difference indicated between two bigger marks। दो बिगर मार्क्स के बीच में कितना वेट डिफरेंस है। तो देखो 0 से 1 जा रहा है, दो बिगर लाइंस के बीच में डिफरेंस मतलब 1 न्यूटन का डिफरेंस है। इस साइड देखा जाए 0 से 100 मतलब 100 ग्राम्स का डिफरेंस है। The weight difference indicated between 0 and 1 न्यूटन और 1 न्यूटन to 2 न्यूटन is 1 न्यूटन। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, देखो 1 से 2 जाएंगे तब भी 1 न्यूटन का डिफरेंस है, 2 से 3 जाएंगे तब भी 1 न्यूटन का डिफरेंस है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, तब के बीच में आपको 1 न्यूटन का डिस्टेंस दिखाई देगा। और इधर भी सेम 100 ग्राम्स का दिखेगा, चाहे 100 ग्राम से 200 ग्राम्स, 300, 400, सब में आपको 100 ग्राम्स का डिफरेंस दिखाई देगा। How many divisions are shown by the smaller marks are there between the two bigger marks। कितनी smaller divisions दी गई हैं bigger marks के बीच में। 1 2 3 4 5 divisions आपको दी गई हैं smaller marks की। How much weight does one small division indicate। कितना एक small division जो है वो कितना weight indicate कर रही है। तो देखो हमने देखो कितनी हमारे पास डिफरेंस कितना है दोनों रीडिंग्स के बीच में, 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन अपॉन कितनी टोटल नंबर ऑफ डिविजन हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 5 हैं। तो 1/5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0.2 न्यूटन। तो मतलब एक जो छोटी लाइन है ये हमें 0.2 न्यूटन का वेट दिखा रही है। अगर मतलब छोटी लाइन पे हमारी लाइन बड़ी रेड वाली लाइन आ रही है तो मतलब हमारे पास 0.2 न्यूटन का वेट है। ठीक है, समझे आप। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2। तो हमें ये भी पता लगा कि जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 0.2 न्यूटन की वो दिखा सकता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। नाउ यूज गिवन टू यू। हमें कैलकुलेट करनी है, क्या करनी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस गिवन टू यू। हमें no, I didn't understand. Now using this method calculate the smallest value of weight that can be measured with the spring balance given to you। ओहो क्या हो गया था मेरे को। ये कह रहे Now using this method calculate the smallest value of weight that can be measured with the spring balance given to you। अब आपको जो spring balance दिया गया है अब आप उसका भी smallest value जो weight वो calculate कर सकता है उसकी निकालो। तो कैसे आप निकालोगे, पहले आप देखोगे कि हमारी दो रीडिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितने न्यूटन का है।
फिर आप उसमें से देखोगे उन छोटी रीडिंग्स के बीच में जो छोटी छोटी जो लाइंस हैं, ये कितनी कितनी डिविजन्स दी गई हैं हमें, तो टोटल हमें देखना है। फिर हम उसको अपॉन में रखेंगे। जैसे मानो आपके जो आपको स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है वो भी 1 न्यूटन का है, बीच में 5 डिविजन है, तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे जैसे हमें ऊपर दिखाया गया था, ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना है। और फिर आप अपने वाले स्प्रिंग बैलेंस का भी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वो वेट की कैलकुलेट कर सकता है वो निकाल सकते हो। तो स्कूल लैबोरेटरी में हैव स्प्रिंग बैलेंस ऑफ विच द रेंज एंड वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में बी डिफरेंट। आपके पास आपके स्कूल में जो स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है उसकी डिविजन डिफरेंट हो। इट इज देयर फॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू आर अबाउट टू यूज। तो इसीलिए हम केयरफुली देखते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वेट नाप रहे हैं, उसकी रीडिंग्स वगैरह हम सबसे बहुत ध्यान से देखते हैं, तभी हमें पता लगता है कि कितना वेट हमने मेजर किया, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट एक जैसा नहीं होता है, सबकी डिविजन रीडिंग सब कुछ अलग अलग होती है। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेजर वेट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। अब हम स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करना सीखेंगे। ये देखो हमें स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है और हमें यहाँ पे ये एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 5.12 लेट अस मेजर टेक ए स्प्रिंग बैलेंस एंड फ्यू ऑब्जेक्ट्स। हमें स्प्रिंग बैलेंस लेना है और कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हेवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट ऑन द स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर। हमें ऑब्जेक्ट्स लेने हैं पर ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की जो हमारे स्प्रिंग बैलेंस की मैक्सिमम वैल्यू है, देखो ये वाला जो है ये 1 kg तक मेजर कर सकता है। 100 ग्राम मतलब 1 kg, केजी ग्राम्स में ही दिया है ना। तो 1 kg तक मेजर कर सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो 1 kg से ज्यादा ना हो, अदरवाइज इट मे गेट डैमेज। मतलब अगर आप इससे ज्यादा वेट का ऑब्जेक्ट इस पे टांगोगे तो आपका स्प्रिंग बैलेंस खराब भी हो सकता है। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन फ्रॉम द हुक। एक एक करके आपने हुक से ऑब्जेक्ट को लटकाना है। रीड द स्केल ऑफ द वेट केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तब आपने अलग अलग चीजों का वेट नापना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को न्यूटन्स में और ग्राम्स में आप यहाँ लिखो टेबल के अंदर। बस यही था इसमें। You can repeat activity 5.10 and 5.12 for the mass scale shown on the left side of the spring. Now measure the mass of the object. अब देखो मैंने आपको पहले बताया था आपकी आपकी क्लैरिटी के लिए कि हम साइंस की लैंग्वेज में वेट ऑफ द बॉडी को मास कहते हैं, बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मास को हम वेट अगर हमें निकालना होता है किसी बॉडी का तो हम लिखते हैं, एक सेकेंड, वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू mg। मतलब मास को हम देखो हमने वेट निकालने के लिए मास में ग्रेविटी इनटू करी है, तो इसका मतलब वेट इज नॉट इक्वल टू मास। वेट जो होता है वेट इज नॉट इक्वल टू मास। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको यही बोला था, मास इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने आपको तब बताया था क्योंकि तब आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे और मैं इतना समझाती थी आपको पता भी ना लगता। बट अब मैं आपको बताती हूँ, देखो मास इज नॉट वेट ऑफ द बॉडी, मास डजंट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। बस मैंने आपको उसे समझाया था कि साइंस की लैंग्वेज में मास को वेट कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देखो मास का क्या मतलब क्या होता है, मास को हम MASS लिखते हैं। मास होता है कितना मैटर है उस बॉडी के अंदर। अब ये मैटर वगैरह अभी आपके आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम समझेंगे कितना मैटर है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं मास। और अगर हमें वेट निकालना होता है, वेट में हम मास इंटू ग्रेविटी करते हैं तब हमारा वेट निकलता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि वेट जो होता है वो मास के इक्वल नहीं होता है, समझे। साइंस की लैंग्वेज में हम एक तरीके से आप कह सकते हो हम मास को वेट कहते हैं, बट वेट इज नॉट इक्वल टू मास। मैंने आपको पहली वीडियोस में जरूर कहा था मास इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी, बट जो वेट होता है वो मास के इक्वल नहीं होता है। वेट को अगर हमने निकालना है तो मास इंटू ग्रेविटी करते हैं। पहले मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट सिखाए थे इसलिए मैंने सोचा कि मास में इतना अभी करते नहीं है, बट अभी मेरे को लगता है आपको जरूरत है समझने की कि मास इज नॉट इक्वल टू द वेट। अगर हमने वेट निकालना है हमें मास में ग्रेविटी इंटू करनी पड़ेगी, और अगर हमने वेट निकाल लिया तो अब भी हम नहीं कह सकते कि मास जो है वेट के इक्वल है, क्योंकि हम ग्रेविटी इंटू कर रहे हैं। और मास जो है वो क्या होता है, वो कितना मैटर है उस बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं। और आगे जाके आप सीखोगे व्हाट इज मैटर एंड ऑल दैट। तो मास अगर हम कह रहे हैं किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, उसके अंदर कितना मैटर है, ना कि उसका वेट। क्योंकि वेट मेजर करना है तो मास में ग्रेविटी इंटू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉडी का मास मानो 10 kg है, ठीक है, और हमें उसका वेट निकालना है, मानो 10 kg हमें मास दे रखा है, तो हमें निकालना है उसका वेट। तो हम कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। मुझे लगा था कि अभी आपको ये समझा देना चाहिए कि मास और वेट इक्वल नहीं होता, क्योंकि मैंने ही कहा था कल को आपको गलत पढ़ा दिया। बट मैंने जानबूझ के बोला था तब, क्योंकि मुझे लगा था कि ये अभी आपको इतना ज्यादा समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा। आप देखो, देखो हमें पता है कि मास जो होता है वो मैटर के इक्वल होता है, ठीक है, मास मैटर के इक्वल होता है। और अगर हमने वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू m × g, मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें यहाँ पे मास जो है, ये क्या बोलूं, हमें यहाँ पे मास जो है वो 10 kg दे रखा है।
और अगर हमें वेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वेट अननोन है, ठीक है, तो हमें मास निकालना है, मास की वैल्यू हमें पता है 10 दे रखी है, 10 kgs, ठीक है, इनटू हमें ग्रेविटी पता है कितनी होती है, 9.8 होती है, पर कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम कभी कभी 10 भी ले लेते हैं, तो 10 हमारी ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इधर से इरेज करना पड़ेगा इसे, 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वेट क्या निकलेगा, 100 न्यूटन हमारा वेट निकलेगा। तो देखा आपने कि कैसे मास और वेट जो है वो इक्वल नहीं होते। मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मास और वेट जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। तब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे तो मेरे को लगा अभी मैं आपसे बता दूंगी तो आपको क्लियर लगेगा, बट मैंने अब आपको बहुत डिटेल में समझाया कि मास और वेट इक्वल क्यों नहीं होते, और अगर मास निकालना है तो हम वेट से अगर हमें वेट निकालना है तो मास से कैसे निकालेंगे हम, और मास जो होता है वो मैटर के इक्वल होता है, कि कितना मैटर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मास और वेट अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना। और हाँ, आप इसी स्केल को आप एक्टिविटी दोबारा रिपीट करके आप देखो, मास फाइंड आउट करो, क्योंकि मास की रीडिंग्स भी दे रखी है वहाँ ग्राम्स में। यूजुअली एसआई यूनिट्स में हम मास को मेजर करते हैं केजीज में, ठीक है, ग्राम्स एसआई यूनिट नहीं होती, केजीज में हम मेजर करते हैं। अ स्टेप फर्दर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट। हम मास ऑफ द बॉडी को मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली उसका वेट मेजर करके, यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, और बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विद एन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोन मास। या तो हम उसका कंपेयर कर सकते हैं वेट, इस ऑब्जेक्ट का मास हमें पता है, सोचो आपको एक ऑब्जेक्ट का मास पता है और दूसरे ऑब्जेक्ट का आपको वेट पता है, तो आप दोनों को कंपेयर करके उसका वेट निकाल सकते हो यूजिंग बीम बैलेंस को यूज करके। सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, क्योंकि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम रहता है अर्थ पे हर जगह। So all the practical purposes is acceptable to find weight of an object to find its mass. सारे practicals acceptable हैं हमारे, जिससे हम weight से mass find out कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम वे करेंगे तो हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है, तो हर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है अगर हम ऑब्जेक्ट को वे कर रहे हैं उसका मास फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव। As we have learned earlier in chapter Materials Around Us, Curiosity Grade 6, mass is the amount of matter in an object and it's measured in gram. मास जो होता है वो होता है मैटर कितना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं या फिर किलोग्राम्स में। देखो ऐसा यूनिट किलोग्राम्स है यूजुअली, यूजुअली कभी कभी ग्राम्स में मेजर कर लेते हैं, यूजुअली तो नहीं कहेंगे, बट किलोग्राम्स में ही मेजर करना चाहिए मास को, बिकॉज उसकी ऐसा यूनिट होती है। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 0.1 kg का, चाहते तो हम उसको 100 ग्राम्स भी ले सकते थे, बट ग्राम ऐसा यूनिट नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में जो मेजर होता है मास वो केजीज में ही होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, मैंने आपको बताया मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। वेट जो होता है ऑब्जेक्ट कितना भारी है, मास क्या होता है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, और अगर हमने वेट निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ता है तब वेट निकलता है। तो ये डिफरेंस है मास और वेट में, मास और वेट इक्वल इक्वल नहीं होते हैं। और हमें तो पता है कि मास की जो वैल्यू है हर जगह कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं करती। Weight, on the other hand, is the gravitational force with which Earth or another planet pulls an object. but जो weight है वो डिपेंड करता है कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से जो हमारी बॉडी है उसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, उस पर डिपेंड करता है वेट। बट मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कितना मैटर एक चीज के अंदर प्रेजेंट है वो तो हमेशा उतना ही रहेगा ना, क्योंकि आप मैटर को तो चेंज नहीं कर सकते। आप वेट वेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है वेट, बट मास कांस्टेंट रहता है, कितना मैटर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो उतना ही रहेगा, उसको आप कम नहीं कर सकते। सिंस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स स्लाइटली वेरी कर सकती है प्लेस टू प्लेस में, हल्का हल्का चेंज हो सकती है कहीं पे, एंड कैन बी वेरी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट, और बाकी प्लैनेट्स पे तो बहुत डिफरेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट चेंज हो सकता है बट मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि कितना मैटर प्रेजेंट है वो उतना ही रहेगा। तो अब आपको अच्छे समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, वेट इज नॉट द मास इज नॉट द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वो सिर्फ समझाने के लिए कहा था। वेट और मास दो अलग अलग चीजें होती हैं, और आप मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि कैसे मास और वेट अलग अलग चीजें हैं। A step further, the gravitational force of a different planets on an object is different.
हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग प्लेनेट पे ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट होती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेनेट। इसी वजह से वेट जो है वो हर प्लेनेट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा एक ऑब्जेक्ट का। एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, इवन दो इट्स मास रिमेन सेम, मास सेम रहेगा बट वेट डिफरेंट है। और हमें यहाँ पे दिया गया है, देखो हमें दिया है प्लेनेट अर्थ दिया है, मून दिया है, मार्स, वीनस एंड जुपिटर। मास दिया है, यहाँ पे वेट दिया है। मास देखो, अगर अर्थ पे 1 kg है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वही मून पे भी है, वही मार्स पे भी है, वही वीनस पे भी है, वही जुपिटर पे भी, क्योंकि कितना मैटर एक चीज के अंदर प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होगा। और हमें और वेट दिया गया है। वेट अगर अर्थ पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन किस लिए, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू मैंने बताई थी आपको कि वेट हमने किसी चीज का निकालना है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यूज करेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 या फिर 10, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो अगर हमने 1 × 10 किया तो कितना है, 10 न्यूटन। तो देखो अर्थ पे ये है। और मून की वैल्यू क्या है, 1.6 न्यूटन। देखो कितना हल्का हो गया ऑब्जेक्ट मून पे जाके। मार्स पे 3.8 है, वीनस पे 9 न्यूटन है, और जुपिटर पे 25.4 है। तो आप देखो एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे 10 न्यूटन का है तो वो 25.4 न्यूटन का होगा जुपिटर पे, और 1.6 न्यूटन का होगा मून पे। तो देखो कितना फर्क पड़ रहा है वेट पे, बट मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा सेम रहेगा हर जगह पे। A step further, in everyday life, particularly for goods we commonly use, we are more interested in the amount of matter in an object, its mass, rather than the force applied by earth upon it, its weight. हम एवरीडे लाइफ में जो चीजें हम खरीद रहे हैं उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, rather than कितनी फोर्स अर्थ उस पर अप्लाई कर रही है उसका वेट जानने में। इसलिए हम ज्यादा मास मास यूज करते हैं देन वेट। बिकॉज हम अगर टमाटर खरीदें तो हम ये तो नहीं देखेंगे ना कितनी अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, हम ये देखें कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम मास को कॉमनली यूज करते हैं बट वेट को कम यूज करते हैं। हाउएवर दो व्हाइल द यूनिट ऑफ मास इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टर्म मास, द टर्म वेट इज टिपिकली यूज्ड। देखो हम मेजर तो हमेशा मास ही करते हैं, बट हम उसको यूनिट उसकी मास नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते हमने टमाटर कितने मास खरीदा, हम कहते कितने वेट आपने टमाटर का खरीदा। तो हम मास मेजर करते हैं बट उसको टिपिकली हम लोग वेट कह देते हैं। हम मेजर मैटर ही कर रहे होते हैं, कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है। हम कभी भी उसको भी ये नहीं देखते कितनी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, बट हम कॉमनली यूज कर देते हैं वर्ड वेट। फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड दैट द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज 10 kg, बट अगर हम कह देते हैं ना कि आटे की जो थैली है उसका वेट है 10 किलो, 10 किलो की आटे की थैली, बट हम उसका मेजर जो करते हैं वो मास ही करते हैं, बट हम टर्म जो है वो वेट की यूज कर लेते हैं। In scientific use, this is not correct, and it is important to use the correct term with their correct units. बड़ी साइंस की लैंग्वेज में ये गलत है। हमने 10 kg जो है वो वेट नहीं नापा है, हमने मास नापा है। तो अगर हम साइंस की लैंग्वेज में मास को वेट कह रहे हैं तो हम गलत कह रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट यूनिट के साथ हम करेक्ट टर्म लगाएं। इवन इफ एवरीडे लैंग्वेज इज मोर कैजुअल, अगर एवरीडे लैंग्वेज बहुत कैजुअल है तब भी हमें करेक्ट यूनिट्स यूज करनी चाहिए। तो आप समझे कि हम मेजर हमेशा मास ही करते हैं, बट हम कहते हैं हम वेट मेजर कर रहे हैं, बट वेट हम नहीं मेजर करते, हम मास मेजर करते हैं और हम उसकी यूनिट वेट की लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग। 5.6 फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। While taking out water from a bucket filled with water using a mug, अगर हम बकेट से एक जग भर के पानी निकाल रहे हैं, डू यू नोटिस द मग फील्स लाइटर व्हेन इट्स इनसाइड वाटर? क्या आपने कभी देखा है जो मग है वो हल्का महसूस होता है जब वो पानी के अंदर है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम उसको ट्राई कर, देखो एक पानी की बाल्टी है, उसके अंदर जब तक आपका मग है वो हल्का रहेगा, चाहे वो पानी से भरा ही रहे। जैसे आप उसको बाहर को निकालोगे वो हैवी महसूस होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है अब हम ये जानेंगे। इफ यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन वाटर, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर रखते हैं, सम ऑफ देम फ्लोट व्हाइल अदर्स fall to the bottom. The gravitational force on earth is acting on all objects, then why don't all objects fall to the bottom? हमने कभी देखा है कि आपने कई ऑब्जेक्ट्स को आप रख दो, जैसे बॉटल है पानी के ऊपर तैर रही है, बट अगर हम इसके अंदर छोटे से पत्थर डाल देंगे तो वो हमेशा सिंक कर जाएगा। पर हमने ये भी सीखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट पे लग रही है, पर तो कई सिंक कर रहे हैं, कई डूब क्यों जा रहे हैं। चलो अब ये सीखते हैं। Activity 5.13, let us investigate. Take an empty plastic bottle with lid closed tightly and a bucket full of water. आपने एक empty plastic bottle लेनी है और उसको lid को बहुत ही tightly बंद कर देना है, और एक पानी की बाल्टी लेनी है भरी हुई। Push the bottle in water. Figure 5.15. Do you feel an upward push? Release the bottle. Does it bounce up? आप पानी को बॉटल को नीचे पुश करोगे और जैसे ही छोड़ दोगे तो वो अपने आप ऊपर बाउंस बैक कर जाएगी। कभी आपने करके देखा है?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे से हमें अपथ्रस्ट लग रही होती है। अपथ्रस्ट एक टाइप की फोर्स होती है जो ऊपर को पुश कर रही है इस बॉटल को। अभी देखो हम अपथ्रस्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। यू वुड हैव फेल्ट an upward push and the bottle bounced back on the surface of water। आप एक फील करोगे एक फोर्स नीचे से आपके बॉटल को ऊपर पुश करते हुए, और जैसे ही आप छोड़ दोगे वो बॉटल अपने आप बाउंस बैक कर जाएगी। दिस इंडिकेट दैट वाटर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉटल इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। इससे हमें पता लग रहा है कि जो बॉटल है ये हमारी बॉटल के ऊपर ऊपर को फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से वो ऊपर को आ रही है। आपने देखा जैसे ही छोड़ दोगे वैसे ऊपर को बाउंस बैक करेगी, इसका मतलब जो फोर्स है वो ऊपर को लग रही है। इन in fact all liquid apply similar force। हर liquid ये similar force apply करेगा। The force applied by a liquid on an object in an upward direction is known as upthrust or buoyant force। आप जो भी लिक्विड है, हर लिक्विड ये फोर्स अप्लाई करेगा एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ पे, जो फोर्स ऊपर को लग रही है एक लिक्विड से उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स। समझो, जो हमारे ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंक रही है और जो फोर्स ऊपर को लग रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे पानी की या लिक्विड की वजह से, उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स। When an object is placed in a liquid, the gravitational force due to Earth acts on it downwards। जब एक ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर रखते हैं तो जो ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड्स लग रही है, उस पर भी लग रही है। बट बायोन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑन इट बाय द लिक्विड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमें पता है ग्रेविटी तो नीचे को लग रही है, बट जो लिक्विड से बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट लग रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द बायोंट फोर्स द ऑब्जेक्ट सिंक्स। अगर जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होएगी बायोंट फोर्स से, देखो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो ज्यादा होगी उसी का माना जाएगा। तो अगर हमारी ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला जाएगा। तो देखो हमें पता है एक चीज की ग्रेविटी जो होती है, हमने देखा कि हम फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बायोंट फोर्स का भी आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, बायोंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट का भी फॉर्मूला होता है, अभी आप वो सब छोड़ दो। देखो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है इसलिए। तो देखो ग्रेविटी की जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी मास पे। अगर हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि एक साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ता है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ग्रेविटी तो कांस्टेंट है 10 ही रहेगी, अगर मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगी। तो जो ऑब्जेक्ट हैवी होगा वो नीचे को सिंक कर जाएगा, पर जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला जाएगा ड्यू टू बायोंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। समझे आप? इसी वजह से जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं, पर जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि उनका मास कम होता है, मतलब उनके अंदर मैटर कम होता है, जिस वजह से वो हमारे ग्रेविटी की वजह से नीचे को सिंक कर जाते हैं, क्योंकि फोर्स बढ़ जाती है। पर जो है लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास कम होता है, मास कम होने की वजह से वो ऊपर को चले जाते हैं बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। आते हैं बट इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। अगर दो हम्म इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन बायोंट फोर्स द ऑब्जेक्ट सिंक्स। हमने देख लिया अगर ग्रेविटी ज्यादा है बायोंट फोर्स से, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। बट अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट तैरेगा, सरफेस पे तैरेगा। सरफेस पे तैर रहा है इसका मतलब नीचे की फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्सेस दोनों इक्वल हैं, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे तैर रहा है। तो हमने सिंक का केस देख लिया और फ्लोट का केस देख लिया। But but one of the factors on which the Bion force depends upon is the density of liquid, and you will learn about density in later chapters of this book। अब हम डेंसिटी देखो, कोई भी बायोन फोर्स और अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो का सिंबल ऐसे करके होता है, दिस इज रो। रो रो को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कितना मास है ऑब्जेक्ट का, कितना मैटर प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और कितनी वॉल्यूम है लिक्विड की, उस पर डिपेंड करती है डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रो। ठीक है, समझे आप? डेंसिटी के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और हमने ये देखा कि अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और हमने बाकी सब कुछ देख लिया, सिंक का केस देख लिया और फ्लोट का केस देख लिया। हम करेंगे स्टेप फर्दर। Archimedes, a famous Greek scientist, discovered that when an object is fully or partially immersed in liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of liquid displaced। देखो
आर्किमिडीज एक बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टॉपिक दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स आगे पढ़ोगे तो आप उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। देखो, उन्होंने बोला था अगर कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फुल्ली या फिर पार्शली इमर्स्ड है वाटर के अंदर, मतलब पूरा डूबा हुआ है या फिर हाफ वे डूबा हुआ है, तो जो अप फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, मतलब कितना लिक्विड गिरा है उधर से, गिरा नहीं मतलब कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, उस पे उस पर डिपेंड करेगा कितनी फोर्स उसको ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। इफ द वेट ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट से वो स्मॉलर है उसके वेट से ऑब्जेक्ट के, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर सिंक कर जाएगा। इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to the weight of the object, the object will float। अगर जो वेट है डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड से वो इक्वल है ऑब्जेक्ट के वेट के, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा लिक्विड में, पर अगर कम है तो वो सिंक कर जाएगा। ये था ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आप इसको हायर ग्रेड्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। एवर हर्ड ऑफ देयर आर सम रॉक विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, क्या आपने कभी देखे कुछ पत्थर जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं? हाँ, ये पत्थर डूबते नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। वन ऑफ सच रॉक इज पमिस। पमिस इस एक टाइप के पत्थर होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द वॉल्केनिक eruption, ये वॉल्केनिक eruption मतलब जब वॉल्केनो फटते हैं तब ये पत्थर बनते हैं। व्हेन द लावा विद लॉट ऑफ गैस एंड वाटर वेपर्स कूल क्विकली, जो लावा होता है जिसके अंदर बहुत सारे गैस के वेपर्स होते हैं वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड, ये अपने अंदर टाइनी बबल्स ऑफ गैस अंदर अपने ट्रैप कर लेता है। दिस क्रिएट लाइट पोरस रॉक, मतलब ये जो होती है बहुत हल्की रॉक्स होती है, पोरस मतलब बहुत छेद वाली रॉक होती हैं। फिल्ड विद एयर पॉकेट्स, इनके अंदर एयर पॉकेट्स बहुत सारी होती हैं क्योंकि गैस के बबल ट्रैप हो गए हैं। विच इज लेस डेंस देन वाटर, ये वाटर से बहुत कम डेंस होती हैं। डेंसिटी मैंने आपको बताया, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे हम डेंसिटी निकालते हैं। जो रॉक होते हैं ये बहुत कम डेंस होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड जो वाटर होता है उससे, इसी वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो आपने हमने ये चैप्टर पूरा खत्म कर लिया आज। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस इज कम्प्लीटली डन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे स्नैपशॉट्स और क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे गाइस। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया फाइनली। अब हम परसों से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक, और यस दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। और बाकी सारे वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो गो अहेड एंड चेक इट आउट। एंड सृष्टि साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।